आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, है ना। प्रोबेबिलिटी के ऊपर है ये सारे क्वेश्चंस आपके। एंड ये सारे क्वेश्चंस इंटरमीडिएट लेवल के लिए आप कंसिडर कर सकते हो, है ना। और आपका जो मास्टर्स लेवल पे, एमकॉम लेवल पे भी जो क्वेश्चंस आते हैं, है ना, उस लेवल का भी आप इन क्वेश्चंस को समझ सकते हो कि भाई हाँ, ऐसे क्वेश्चंस आप वहाँ पे भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो क्या है कि, है ना, हम एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, सीखेंगे, है ना, डिफरेंट मेथड्स देखेंगे, है ना, एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का। जरूरी नहीं है कि हर एक क्वेश्चन में मैं एक से ज्यादा मेथड से सॉल्व करके बताऊं, है ना। जहाँ पे जरूरत है चीजों को समझने का, है ना, जहाँ पे आपको सही में सिर्फ फॉर्मूला लगा देने से या फिर सिर्फ कुछ कंसेप्ट को यूज कर लेने से वो सवाल बन जा रहा है ना, आपको समझ में नहीं आ पा रहा है कि उस क्वेश्चन को, है ना, उस क्वेश्चन में आपने क्या क्या कंसिडरेशन में लिया, है ना, क्या क्या केसेस बने उस क्वेश्चन में, है ना, क्या क्या इवेंट्स हुए उस क्वेश्चन में। अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो उन क्वेश्चंस में मैं कोशिश करूंगा कि आपको एक ऑल्टरनेट सोल्यूशन भी दे दूं, है ना। शॉर्ट जो सोल्यूशन बनेगा शॉर्ट में वो तो रहेगा ही, साथ में एक ऑल्टरनेट सोल्यूशन भी मैं देने का कोशिश करूंगा, ठीक है। अच्छा, मोर ओवर जब आप ये चैप्टर बना रहे हो, है ना, प्रोबेबिलिटी, तो कुछ कुछ चीज़ों का नॉलेज आपको पहले से होना चाहिए इस चैप्टर में। जैसे कि, है ना, हम प्रोबेबिलिटी चैप्टर में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस का, है ना। तो आपको पता हो परम्यूटेशंस क्या है, कॉम्बिनेशंस क्या है। वैसे मैं जहाँ जहाँ इनका यूज़ होगा उन सारी जगहों पे आपको गाइड तो करूँगा, है ना, जितना ज़रूरत है उस क्वेश्चन के हिसाब से मैं गाइड करूँगा, पर आपको थोड़ा नॉलेज होना चाहिए परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस का पहले से भी, ताकि, है ना, आप जल्दी जल्दी चीज़ों को समझ सको। और दूसरी बात, प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन क्या है वो भी आपको क्लियर होना चाहिए, है ना, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन तो हम लोग एनी टाइम इस चैप्टर में यूज़ करेंगे, हर एक प्रोबेबिलिटी को निकालने के लिए यूज़ करेंगे। तो देखिए, हमारे पास यहाँ पे एक क्वेश्चन है, बोलता है कि अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ कार्ड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग किंग और क्वीन। अब देखिए, ये जो क्वेश्चन है ना, इसको सॉल्व करने के लिए भी अगेन मेरे को कुछ नॉलेज जरूरी है कार्ड्स का, है ना, कि अगर मेरे पास अगर कार्ड्स का नॉलेज नहीं है तो मैं इस क्वेश्चन को हो सकता है ना समझ पाऊं कि मैंने किस तरीके से सॉल्व कर दिया। तो सबसे पहले थोड़ा सा मैं आपको कार्ड्स का नॉलेज दे दूं, है ना। तो देखिए क्या है, हमारे पास वैसे तो 52 कार्ड्स होते हैं, ठीक है। अगर मैं एक, है ना, स्टैंडर्ड पैक की बात करूं, तो हमारे पास 52 कार्ड्स होते हैं। एंड इन 52 कार्ड्स को, है ना, कैटेगरीज में बाइफरकेट कर सकते हैं हम। जैसे कि इन 52 कार्ड्स में मेरे पास रेड कलर के 26 कार्ड्स होते हैं, है ना, एंड ब्लैक कलर के अगेन 26 कार्ड्स होते हैं, है ना। आप 26 प्लस 26 भी करोगे तो आपको 52 ही मिलेगा। तो हमारे पास रेड कलर के 26 कार्ड्स एंड ब्लैक कलर के 26 कार्ड्स। अब क्या है कि इस रेड को भी फर्दर हम बाइफरकेट करते हैं एंड हमारे पास क्या है कि सूट्स बनते हैं, है ना। जब हम लोग इन कलर्स को बाइफरकेट कर देते हैं तो हमारे पास सूट्स आ जाते हैं, है ना, कि क्या क्या और कैटेगरीज में हम लोग फर्दर रेड को बाइफरकेट किए एंड क्या क्या और कैटेगरीज में हम लोग ब्लैक को बाइफरकेट किए। उन सारे कैटेगरीज को अगर आप जोड़ दोगे तो आप बोलोगे कि ये सूट्स हैं जो हमारे पास कार्ड्स में अवेलेबल होता है। तो क्या क्या वो सूट्स हैं, तो देखें, रेड कलर में हमारे पास दो सूट्स होते हैं। पहला जो सूट है वो है हार्ट्स का, ठीक है। अच्छा, जो दूसरा सूट है वो है डायमंड्स का, ओके। अच्छा, हार्ट्स के कितने कार्ड्स होंगे, हार्ट्स के आपके पास 13 कार्ड्स होंगे एंड डायमंड्स के भी आपके पास 13 कार्ड्स होंगे। अच्छा, इसके बाद अगर मैं ब्लैक के कैटेगरी में जाऊं, इसको भी मैं दो कैटेगरीज में बाइफरकेट कर सकता हूं वंस अगेन, है ना। ये दो कैटेगरीज को भी हम लोग क्या बोलेंगे, सूट्स बोलेंगे, है ना। तो ब्लैक में हमारे पास जो कैटेगरी है वो है स्पेड्स एंड क्लब्स, ठीक है। अगेन, है ना, स्पेड्स के भी 13 कार्ड्स एंड क्लब्स के भी 13 कार्ड्स। आप अगर 13 प्लस 13 करोगे आपको 26 मिलेगा
यहाँ पर भी 13 + 13 करोगे तो आपको 26 मिलेगा। यानी कि अगर आप 13 + 13 + 13 + 13 कर दोगे तो आपको 52 ही कार्ड्स मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा अब देखिए ये जो 13 कार्ड्स हैं, ये जो हमारे 13 कार्ड्स हैं, इनमें क्या क्या कार्ड्स होते हैं इनका आपको नॉलेज रहे, क्योंकि अल्टीमेटली तो आप सिर्फ इन सूट्स को पता कर लोगे तो नहीं होगा ना, है ना। ये 4 जो है ये तो सूट्स हो गए, ये तो हमारे सूट्स हो गए जो कार्ड्स में होंगे। पर इन कार्ड्स में ये जो 13 कार्ड्स मैं लिख रहा हूं इनका एग्जैक्टली क्या क्या कार्ड्स है उनका भी नॉलेज हो हमको। तो देखिए हार्ट्स में हमारे पास एक कार्ड होता है जिसको हम लोग कहते हैं किंग, है ना। किंग को आप कैपिटल लेटर में, है ना, के से डिनोट करते हो। अच्छा, उसके बाद जो होता है वो होता है क्वीन, इसको आप कैपिटल क्यू से डिनोट कर सकते हो, है ना। एंड उसके बाद जो होता है दैट इज जैक, है ना, इसको आप कैपिटल जे से डिनोट कर सकते हो। अच्छा, ये जो तीनों कार्ड्स होते हैं हमारे, इनको हम फेस कार्ड्स भी कहते हैं, इनको हम फेस कार्ड्स भी कहते हैं। अच्छा, इसके बाद ये तो हमारे चलिए 3 कार्ड्स ही हुए, अभी और 10 कार्ड्स का इसमें हिसाब देना बाकी है। तो देखिए इसके बाद जो कार्ड होता है वो होता है एस, है ना, इसको आप कैपिटल ए से डिनोट कर सकते हो। एंड उसके बाद हमारे पास नंबर वाले कार्ड्स होते हैं। नंबर वाले कार्ड्स मतलब, है ना, जिन कार्ड्स में आपको नंबर्स मिलेगा, जैसे 2 एक नंबर है तो 2 का एक कार्ड, 3 एक नंबर है तो 3 का एक कार्ड, ऐसे करके, है ना, 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 तक हमारे पास नंबर वाले कार्ड्स होते हैं। तो 2 से लेके 10 तक हमारे पास नंबर वाले कार्ड्स होते हैं। तो अगर आप इन सबको, है ना, ऐड करके देखोगे तो आपको 13 कार्ड्स का ही हिसाब मिलेगा। ठीक है, अच्छा यही सेम डेटा, यही जो सेम डेटा है ये हमारे पास डायमंड्स में भी होता है ना। मतलब किंग होगा, क्वीन होगा, जैक होगा, एस होगा एंड 2 से 10 तक के नंबर्स वाले कार्ड्स होंगे हमारे पास, है ना। एंड इनका टोटल 13 कार्ड्स, इनका भी टोटल 13 कार्ड्स ही मिलेगा। स्पेड्स में अगेन सेम डेटा, किंग, क्वीन, गुलाम, देन एस, है ना, एंड देन 2 से लेके 10 तक के नंबर्स वाले कार्ड, एंड इनको भी अगर आप टोटल करोगे तो आपको 13 कार्ड्स ही मिलेगा। फर्दर क्लब्स में भी वही सेम डेटा आपके पास होता है। ठीक है, अच्छा अब देखिए क्या है, ये देखिए यहां पर भी ये 3 हमारे जो हैं ये भी हमारे फेस कार्ड्स ही होंगे, है ना। हर जगह पे किंग, क्वीन एंड जैक, के क्यू जे, ये तीनों हमारे फेस कार्ड्स ही होंगे हर जगह पे। अच्छा, इनको फेस कार्ड्स ही क्यों बोला जाता है? क्योंकि देखिए अगर आप कभी, है ना, पैक ऑफ कार्ड्स देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो किंग है, क्वीन है एंड जो जैक है, इसमें ना फेस बने हुए होते हैं ना। किंग मतलब राजा का, क्वीन मतलब क्वीन का, जे मतलब जैक यानी कि गुलाम का, है ना, फेस बना हुआ होता है। तो आपको फेसेस दिखेंगे इन कार्ड्स में, देयरफॉर इन्हें हम लोग फेस कार्ड्स कहते हैं। ठीक है, ये एस मीन्स इक्का, इसे हम लोग हिंदी में, है ना, इक्का बोलते हैं। एंड क्या है, ये तो नंबर वाले कार्ड्स हो गए हमारे पास। अब देखिए हमारे पास ना नंबर 1 का कोई कार्ड नहीं होता। ठीक है, हम लोगों ने क्या बोला कि 2 से लेकर 10 तक हमारे पास नंबर वाले कार्ड्स हैं। इसमें मैंने नंबर 1 का कोई कार्ड मेंशन नहीं किया, तो नंबर 1 का हमारे पास कोई कार्ड नहीं होता। अच्छा, अब इसमें क्या होता है ना कि कई बार क्या किया जाता है कि क्वेश्चंस ऐसे पूछ लिए जाते हैं कि जिससे कई बार आपको पता नहीं होता है तो आप गलत प्रोबेबिलिटी निकाल के आते हो, है ना। जैसे कई बार ऐसे पूछ दिया जाएगा कि कलर वाइज हमारे पास कितने फेस कार्ड्स हैं, है ना। कलर वाइज हमारे पास कितने फेस कार्ड्स हैं, तो आप बोलोगे कि देखिए कलर वाइज अगर देखेंगे तो मेरे पास 2 ही कलर के कार्ड्स हैं, एक तो हो गया रेड, है ना, और एक हो गया ब्लैक। अच्छा, इस रेड में हमारे पास देखिए, रेड में हमारे पास फेस कार्ड्स किंग, क्वीन, जैक,
एंड अगेन ये भी तो रेड के कैटेगरी में है ना, डायमंड्स भी, तो किंग क्वीन एंड जैक, मतलब 3 + 3 6 है ना। तो मेरे पास 6 रेड में होंगे फेस कार्ड्स एंड 6 हमारे पास ब्लैक में होंगे फेस कार्ड्स, है ना। देखिए ये हमारा ब्लैक का कैटेगरी, तो ब्लैक में स्पेड्स के कैटेगरी में 3 कार्ड्स एंड क्लब्स के कैटेगरी में भी 3 कार्ड्स, तो 6 रेड के कार्ड्स एंड 6 ब्लैक के कार्ड्स, फेस कार्ड्स कलर वाइज, ठीक है। अच्छा, फर्दर इसमें और भी क्वेश्चंस जैसे, है ना, अगर ऐसे पूछ लिया जाए नंबर ऑफ किंग्स, है ना, कितने किंग्स हैं आपके पास टोटल, है ना, टोटल 52 कार्ड्स में कितने किंग्स हैं आपके पास। तो देखिए आप अगर काउंट कीजिएगा मैनुअली भी तो आपको पता चलेगा, यहाँ पे एक किंग है, यहाँ पे एक किंग है, यहाँ पे एक किंग है एंड यहाँ पे भी एक किंग है, तो 1 2 3 4 किंग्स है हमारे पास। तो आप बोलिएगा टोटल 4 किंग्स है हमारे पास 52 कार्ड्स में। अच्छा, उसके बाद अच्छा सिर्फ किंग्स ही नहीं, है ना, हमारे पास अगर मैं आपसे पूछूं नंबर ऑफ क्वींस, ये भी आपके पास 4 होगा, है ना, 1 2 3 एंड 4। नंबर ऑफ जैक्स, है ना, ये भी आपके पास 4 होगा, है ना, जैसे 1 2 3 4, है ना। नंबर ऑफ एसेस, है ना, तो आप क्या बोलिएगा कि भाई वो भी 4 है ना। अच्छा, इसके बाद क्या होता है कि जो ये तो चलिए ऑब्वियस क्वेश्चंस हो गए आपके कि चलो नंबर ऑफ किंग्स वो पूछता है, या फिर ऐसे क्वेश्चंस आए हैं जहां पे मेरे को नंबर ऑफ किंग्स का काम पड़ गया, या फिर नंबर ऑफ क्वींस का काम पड़ गया, या फिर नंबर ऑफ जैक्स का, या फिर नंबर ऑफ एसेस का काम पड़ गया। ऐसे क्वेश्चंस आते रहे हैं, पर कभी कभी ना ऐसे क्वेश्चंस आ जाएंगे जैसे कि जहां पे मेरे को नंबर 2 के कार्ड का नॉलेज होना चाहिए कि कितने कार्ड्स हैं मेरे पास नंबर 2 वाले। तो अगर आप ध्यान से देखिएगा तो 2 का एक ही कार्ड होगा इस हार्ट्स के कैटेगरी में, है ना। 2 से लेकर 10 तक मेरे पास यहाँ पे कार्ड्स हैं, तो 2 का तो नंबर 2 वाला कार्ड तो एक ही होगा ना, उसके बाद तो नंबर 3 का आएगा, नंबर 4 का आएगा, ऐसा करके नंबर 10 तक आते रहेगा, पर नंबर 2 का तो एक ही कार्ड होगा। अगेन सेम यहाँ पर भी नंबर 2 का एक ही कार्ड होगा, यहाँ पर भी नंबर 2 का एक ही कार्ड होगा, और यहाँ पर भी नंबर 2 का एक ही कार्ड होगा, मतलब 1 2 3 एंड 4। तो नंबर 2 के भी कार्ड्स अगर वो पूछे आपसे तो आप बोलिएगा 4 ही है टोटल 52 कार्ड्स में। एंड नंबर 2 के ही कार्ड्स क्यों, नंबर 3 के कार्ड्स वो भी 4, नंबर 4 के कार्ड्स वो भी 4, है ना। जितने भी नंबर वाले कार्ड्स है सारे 4 है। या फिर मैं ऐसे कह लूं कि मेरे पास जितने भी कैटेगरी के कार्ड्स होंगे ना, जैसे किंग क्वीन जैक एस, देन नंबर 2, देन नंबर 3, देन नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8, नंबर 9, नंबर 10, जितने भी कार्ड्स है सारे मेरे पास 4 4 ही होंगे, सारे मेरे पास 4 4 ही होंगे नंबर में, ठीक है। तो क्वेश्चंस कैसे भी आ सकते हैं, है ना, आपको हमेशा तैयार रहना चाहिए कि भाई कुछ भी पूछे तो मैं आंसर कर सकूं, एटलीस्ट मेरे को उतना नॉलेज तो हो, है ना। अच्छा, फर्दर इसमें आपको जो बात पता होना चाहिए वो ये है कि आपके पास, है ना, अगर वो आपसे पूछ दे कि टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड्स, है ना, टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड्स, तो देखिए हमने ऑलरेडी कलर वाइज फेस कार्ड्स को स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि 6 हमारे पास रेड कलर में होंगे फेस कार्ड्स एंड 6 हमारे पास ब्लैक कलर में होंगे फेस कार्ड्स। और अगर मैं टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड्स पूछूं इन 52 कार्ड्स, तो आप बोलिएगा कि भाई मेरे पास टोटल फेस कार्ड्स इस कैटेगरी में 3, अगेन यहाँ पे 3, अगेन यहाँ पे 3, अगेन यहाँ पे 3, यानी कि 3 + 3 + 3 + 3 दैट इज 12, है ना। 12 हमारे पास टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड्स होंगे। फर्दर देखिए क्या है, और भी देखिए क्वेश्चंस का तो कोई लिमिट नहीं है, और भी क्वेश्चंस हो सकते हैं। जैसे पूछेगा कि कलर वाइज आपके पास कितने किंग्स हैं, है ना, कितने किंग्स हैं आपके पास कलर वाइज, तो आप बोलिएगा कि भाई कलर वाइज तो कलर तो हमारे पास 2 ही है ना, एक है रेड और एक है ब्लैक। पूरा हमारा 52 कार्ड्स यही 2 कलर्स में बटा हुआ है, रेड कलर के कार्ड्स एंड ब्लैक कलर के कार्ड्स।
तो रेड कलर के कार्ड एंड ब्लैक कलर के कार्ड, ये जो दो कलर्स हो गए, इसमें पूछेगा कि रेड कलर के, या फिर ऐसे पूछ लेगा कि कलर वाइज, मैं ऐसे नॉर्मली आपको नॉलेज दे रहा हूं कि कलर वाइज कितने किंग्स होंगे हमारे पास। तो देखिए कलर वाइज अगर आप देखिएगा तो मेरे पास इस रेड कैटेगरी में एक यहाँ पे किंग और इस डायमंड कैटेगरी में एक यहाँ पे किंग, मतलब कलर वाइज अगर मैं किंग पूछूं तो दो रेड में आपको किंग मिलेंगे, है ना, एक हार्ट का एंड एक डायमंड का। एंड ब्लैक के कैटेगरी में आप देखिए यहाँ पर भी मेरे को दो ही किंग्स मिलेंगे, एक स्पेड्स में और एक क्लब्स में। तो आप बोलिएगा कलर वाइज मेरे पास दो रेड में किंग्स हैं, दो ब्लैक में किंग्स हैं, है ना। लाइक वाइज क्वीन के लिए भी दो रेड में क्वीन होगा एंड दो ब्लैक में, जैक के लिए भी दो रेड में दो ब्लैक में, है ना, एस के लिए भी दो रेड में दो ब्लैक में। इसी तरीके से नंबर वाले कार्ड्स भी ऐसे ही होंगे, दो रेड में दो ब्लैक में। तो ऐसे करके जितने भी नंबर वाले कार्ड्स हैं, दो रेड कलर के दो ब्लैक कलर के, है ना। तो ऐसे करके बहुत से n नंबर ऑफ क्वेश्चंस वो बना सकता है, तो आपको नॉलेज हो एटलीस्ट, ताकि आप आंसर कर पाओ। अच्छा ये तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे, पर अब देखिए कई बार क्या होता है, जब वो आपको क्वेश्चन देता है, तो ये तो चलिए आपके स्टैंडर्ड पैक के लिए हो गया, है ना। स्टैंडर्ड पैक में हमारे पास 52 कार्ड्स ही होते हैं, पर कई बार क्या करता है ना, वो आपको 52 कार्ड्स प्लस 2 जोकर्स का भी पूछता है ना। कई बार ऐसा होता है 52 कार्ड्स प्लस 2 जोकर्स, क्योंकि ये जो 52 कार्ड्स हैं हमारे, इसमें हमारे पास अलग से, इन 52 कार्ड्स में तो नहीं, पर अलग से 2 जोकर्स भी होते हैं, मतलब टोटल 54 कार्ड्स हो जाते हैं हमारे पास, ठीक है। तो इन 2 जोकर्स से जनरली क्वेश्चंस तो वैसा मैंने देखा नहीं है, पर हाँ क्वेश्चंस हो सकता है, ज्यादा क्वेश्चंस नहीं देखा है, पर हाँ क्वेश्चंस होते जरूर हैं, जोकर्स के भी क्वेश्चंस वो पूछ सकता है। तो जरूरी है कि आपको जोकर्स का भी नॉलेज हो कार्ड्स में। तो देखिए जोकर्स क्या है, हमारे पास दो ही जोकर्स है, मैंने लिखा दिया ना 2 जोकर्स, दो ही जोकर्स है हमारे पास। और जोकर्स में भी, है ना, एक रेड कलर का जोकर होता है एंड एक ब्लैक कलर का जोकर होता है, ठीक है। तो क्वेश्चंस इससे भी बन सकते हैं, है ना, कि जोकर्स के ऊपर अगर कुछ पूछ दे या कुछ भी कर सकता है वो, तो आपको नॉलेज हो एटलीस्ट कि भाई एक रेड में जोकर होगा, एक ब्लैक में जोकर होगा हमारे पास। तो अगर हम लोग ऐसे देखें ना, टोटल अगर 54 कार्ड्स की अगर हम लोग बातें करें, है ना, 54 कार्ड्स की बातें करेंगे तो स्टैंडर्ड पैक हम लोग नहीं बोलेंगे, है ना। अगर 54 कार्ड्स की बातें करें तो अब देखिए क्या होगा कि मैं रेड कलर में हार्ट्स तो बोल ही रहा हूं, डायमंड्स तो बोल ही रहा हूं, मैं साथ में एक जोकर भी लिखूंगा, है ना। एंड मैं ब्लैक में स्पेड्स तो बोल ही रहा हूं, क्लब्स तो बोल ही रहा हूं, मैं एक इसमें क्या बोलूंगा, जोकर भी यहां पे मैं ऐड कर दूंगा, ठीक है। एक रेड का जोकर, एक ब्लैक का जोकर, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चंस तो और भी बहुत से बन सकते हैं, पर हाँ मैंने एक आपको बेसिक आइडिया दिया कि क्वेश्चंस कैसे कैसे हो सकते हैं, क्या हो सकता है। अब आते हैं हमारे एक्चुअल क्वेश्चन पे, जो हमें यहाँ पे पूछ रहा है। तो अब देखिए वो बोलता है कि अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ कार्ड्स। अब जब वो पैक ऑफ कार्ड्स की बातें कर रहा है, तो मुझे 54 कार्ड्स लेना है या 52 कार्ड्स लेना है। तो देखिए कभी भी अगर वो मेंशन नहीं कर रहा है कि आपके पास कार्ड्स कितने हैं, तो आप हमेशा स्टैंडर्ड पैक लीजिएगा। एंड आप अगर स्टैंडर्ड पैक लीजिएगा तो आप 54 कार्ड्स कभी नहीं लीजिएगा, आप 52 कार्ड्स ही लीजिएगा, ठीक है। आप 52 कार्ड्स लीजिएगा, मतलब कि आप जोकर का हिसाब नहीं कीजिएगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं है तो, है ना, अगर कुछ भी नहीं बोल रहा है तो मुझे स्टैंडर्ड पैक दैट इज 52 कार्ड्स पे मुझे बातें करनी होंगी, ठीक है। तो वो 52 कार्ड्स में से एक कार्ड ड्रॉ कर रहा है, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग किंग और क्वीन। तो अभी जैसे हमने बातें की कि भाई इन 52 कार्ड्स में अगर एक कार्ड निकले तो कितने चांसेस है कि वो किंग हो या क्वीन हो। देखिए आपको पता हो कि भाई, जैसे मैंने अभी बोला भी आपको कि किंग हमारे पास टोटल इन 52 कार्ड्स में मेरे पास, और मैं पूछूंगा नंबर ऑफ किंग्स, तो आप बोलिएगा 4 किंग्स है ना। अच्छा इन 52 कार्ड्स में अगर मैं पूछूंगा नंबर ऑफ क्वींस, तो भी आप बोलिएगा 4 ही है ना। तो ये इंफॉर्मेशन तो हमने पता कर लिया, है ना, नॉलेज ऑफ कार्ड्स से हमने ये इंफॉर्मेशन तो पता कर लिया। अब देखते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं।
देखिए, इस चैप्टर में किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन तो क्लियर हो, क्योंकि हम लोग यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ही निकालेंगे अलग अलग चीज़ों का, तो बहुत ज़रूरी है कि आपको उसका डेफिनेशन मालूम हो। तो देखिए, डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, है ना, प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन क्या होता है। तो देखिए, इसे डिफाइन किया गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ई, है ना, किसी इवेंट ई का प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन नंबर ऑफ टोटल केसेस, है ना, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन नंबर ऑफ टोटल केसेस। ये जो है ना, ये बेसिक डेफिनेशन होता है प्रोबेबिलिटी का। ये बेसिक डेफिनेशन है प्रोबेबिलिटी का। अब देखिए, ये जो डेफिनेशन है प्रोबेबिलिटी का, ये हमेशा ट्रू रहता है ना, कि नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन नंबर ऑफ टोटल केसेस। अब देखिए, इसमें फेवरेबल केसेस क्या एंड टोटल केसेस क्या ना, बहुत जरूरी है कि मुझे पता रहे कि फेवरेबल केसेस क्या होता है एंड टोटल केसेस क्या होता है। तो देखिए, जब मैं फेवरेबल केसेस बोलता हूं, तब मैं जिस इवेंट का प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूं, मैं उस इवेंट का फेवरेबल केसेस का नंबर न्यूमरेटर में लिखता हूं, है ना। मैं जिस भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी निकालना चाह रहा हूं, उस इवेंट के लिए कितने केसेस फेवरेबल थे, है ना, कितने केसेस फेवरेबल थे, मतलब उन केसेस का नंबर जो फेवरेबल है इस इवेंट ई के लिए, उन केसेस का नंबर मैं न्यूमरेटर में लिखता हूं, है ना, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस। एंड ये जो मैं लिखता हूं नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, इन्हें मैं चुनता हूं नंबर ऑफ टोटल केसेस से, है ना, नंबर ऑफ टोटल केसेस से ही मैं नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस चुनता हूं। अब देखिए, टोटल केसेस क्या होंगे। तो जब आप एक एक्सपेरिमेंट को कैरी आउट करते हो, है ना, एक रैंडम एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हो, तो एक्सपेरिमेंट को करने से कितने आउटकम्स पॉसिबल थे, वही होते हैं हमारे टोटल केसेस, है ना। किसी भी एक्सपेरिमेंट को आप कर रहे हो तो उसमें कितने आउटकम्स पॉसिबल थे, वो होते हैं हमारे टोटल केसेस। एंड उन टोटल केसेस में कितने ऐसे केसेस होंगे जो पर्टिकुलरली इस इवेंट ई के लिए फेवरेबल होंगे, उनका नंबर मैं न्यूमरेटर में लिखता हूं, है ना। एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। जैसे फॉर एग्जांपल, सपोज मैं बोलता हूं टॉसिंग अ कॉइन वंस, है ना। सपोज मैं एक बार एक कॉइन को टॉस कर रहा हूं, है ना, एंड मैं आपसे पूछता हूं कि आप प्रोबेबिलिटी बताओ ऑफ गेटिंग अ हेड, है ना, कि भाई क्या चांस है कि मुझे हेड मिल जाएगा एक कॉइन को टॉस करने से, या फिर क्या प्रोबेबिलिटी है कि मुझे हेड मिलेगा एक कॉइन को टॉस करने से, ये आप बताओ। तो देखिए, इसका जवाब देने के लिए, है ना, इस प्रोबेबिलिटी को निकालने के लिए आप बेसिक डेफिनेशन यूज करोगे कि भाई नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस मैं न्यूमरेटर में लिखूंगा एंड नंबर ऑफ टोटल केसेस मैं डिनोमिनेटर में लिखूंगा। तो देखिए, जब आप एक कॉइन को एक बार टॉस कर रहे हो, तो या तो मुझे हेड मिल सकता है, या तो मुझे टेल मिल सकता है ना, या तो मुझे हेड मिलेगा या तो मुझे टेल मिलेगा, इसको छोड़ के और कोई तीसरा आउटकम नहीं मिल सकता जब हम एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं। तो देखिए, ये हमारे इंडिविजुअली एक एक आउटकम्स ही हैं कि देखिए कि मैंने एक कॉइन को अगर टॉस किया है, तो अगर मुझे हेड मिल गया तो वो एक ही बार मिल सकता है, क्योंकि मैं कॉइन को एक ही बार टॉस कर रहा हूं, तो एक से ज्यादा बार तो हेड मिलेगा नहीं, ये सिंगल टाइम ही मुझे मिल सकता है हेड। या फिर अगर मैं कॉइन को टॉस कर रहा हूं एंड मुझे टेल मिल गया, तो अगेन देखिए मुझे एक ही बार टेल मिल सकता है, क्योंकि मैं सिक्के को एक ही बार उछाल रहा हूं। तो या तो मुझे हेड मिलेगा या तो मुझे टेल मिलेगा, पर मुझे जो भी मिलेगा, हेड या टेल जो भी मिलेगा, वो एक ही बार मिल सकता है। हेड मिलेगा तो भी एक ही बार मिल सकता है, टेल मिलेगा तो भी एक ही बार मिल सकता है, क्योंकि मैं कॉइन को एक ही बार टॉस कर रहा हूं, ओनली वंस मैं उछाल रहा हूं।
तो मुझे कुछ भी मिलेगा इन दोनों से वो एक ही बार मिलेगा। तो देखिए, क्योंकि हेड भी मिल सकता था, क्योंकि टेल भी मिल सकता था, तो हेड एक बार मिल सकता था एंड टेल भी एक ही बार मिल सकता था। तो टोटल कितने पॉसिबिलिटीज थे एक कॉइन को टॉस करने से? तो आप बोलिएगा भाई हेड एक बार मिलता या फिर टेल एक बार मिलता, तो टोटल पॉसिबिलिटीज 1 + 1 दैट इज 2। 2 टोटल पॉसिबिलिटीज थे एक कॉइन को टॉस करने से, एंड यही जो 2 है यही मेरा नंबर ऑफ टोटल केसेस हो जाएगा ऑन टॉसिंग अ कॉइन वंस। तो देखिए, मुझे डिनोमिनेटर मिल जाएगा कि भाई नंबर ऑफ टोटल केसेस मुझे लिखना होता है डिनोमिनेटर में, तो मैं यहां पे लिख दूंगा 2। ठीक है, अब देखिए न्यूमरेटर में मुझे क्या लिखना है भाई? न्यूमरेटर में मुझे नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस लिखना है। ठीक है, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, एंड फेवरेबल केसेस किसका भाई? मैं जिस इवेंट का प्रोबेबिलिटी निकालना चाह रहा हूं उस इवेंट के लिए फेवरेबल। तो यहां पे देखिए, मैं किस इवेंट का प्रोबेबिलिटी निकालना चाह रहा हूं, तो ये जो चीज है ये मेरा इवेंट है कि भाई गेटिंग अ हेड, है ना, ये एक आउटकम है या फिर ये एक इवेंट है आप कह लीजिए। तो इस इवेंट का प्रोबेबिलिटी अगर मैं निकालना चाह रहा हूं तो इस इवेंट के लिए कितने ऐसे केसेस हैं जो फेवरेबल होंगे? तो देखिए, आप बोलोगे कि अगर मैंने कॉइन को टॉस किया तो या तो मुझे हेड मिलेगा या तो मुझे टेल मिलेगा, यही मेरे टोटल पॉसिबिलिटीज है कॉइन को टॉस करने से। तो इन दोनों पॉसिबिलिटीज से मेरे लिए फेवरेबल हेड का मिलना है, टेल का मिलना नहीं है ना, क्योंकि गेटिंग अ हेड मैं बोल रहा हूं उसका प्रोबेबिलिटी मैं निकालना चाह रहा हूं। तो गेटिंग अ हेड के लिए फेवरेबल ओनली 1 केस होगा, है ना। आउट ऑफ दीज 2 केसेस ओनली 1 केस होगा जो फेवरेबल होगा, तो मैं उसका नंबर लिखूंगा, क्योंकि 1 केस ओनली फेवरेबल है तो मैं उसका नंबर 1 लिखता हूं, है ना, कि एक ही केस था जो फेवरेबल था कि हेड मुझे एक बार मिल सकता है, एंड जो दूसरा है वो तो टेल है, तो टेल मिलना फेवरेबल नहीं है, फेवरेबल है हेड का मिलना। तो मैंने नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस न्यूमरेटर में लिखा एंड नंबर ऑफ टोटल केसेस मैंने डिनोमिनेटर में लिखा। बहुत ध्यान रहे कि मैं केसेस क्या है वो नहीं लिखता न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में, है ना, मैं उनका नंबर लिखता हूं। अगर मैं न्यूमरेटर में लिख रहा हूं तो मैं फेवरेबल केसेस का नंबर लिखूंगा, अगर मैं डिनोमिनेटर में लिख रहा हूं तो मैं टोटल केसेस का नंबर लिखूंगा, जो कि फॉर्मूले में भी बताया गया, है ना। अच्छा, इसी में अगर बोला जाता गेटिंग अ टेल, है ना, हेड के जगह पे अगर बोला जाता गेटिंग अ टेल, तो अब देखिए अगर गेटिंग अ टेल बोला जाता तो अगेन देखिए हमारा जो एक्सपेरिमेंट है ना, जो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं एक्चुअली, तो वो एक्सपेरिमेंट क्या है कि टॉसिंग अ कॉइन वंस। तो एक कॉइन को एक बार टॉस करने से या तो आपको हेड मिल सकता है या तो आपको टेल मिल सकता है। ठीक है, तो यही होंगे हमारे टोटल आउटकम्स ऑन टॉसिंग अ कॉइन वंस, या तो हेड मिल जाए या तो टेल मिल जाए। तो नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स मैं डिनोमिनेटर में लिखता हूं, तो मैं इसमें 2 लिख सकता हूं कि भाई हेड भी मिल सकता था टेल भी मिल सकता था, तो क्या क्या मिल सकता था उनका नंबर मैं डिनोमिनेटर में लिखता हूं, मतलब टोटल केसेस मैं डिनोमिनेटर में लिखता हूं। एंड न्यूमरेटर में मैं क्या लिखूंगा कि इन टोटल केसेस में से कितने केसेस हैं जो फेवरेबल है। किसके लिए फेवरेबल है? मैं जो भी इवेंट का मैं प्रोबेबिलिटी निकालना चाह रहा हूं उसके लिए कितने केसेस फेवरेबल हैं इन टोटल केसेस में। तो इन टोटल 2 केसेस में मेरे लिए फेवरेबल ओनली क्या होगा? टेल का मिल जाना, हेड का मिलना मेरे लिए अब फेवरेबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैं जिसका प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूं उसके लिए फेवरेबल देखेंगे। तो गेटिंग अ टेल, तो टेल मुझे एक ही ऐसा केस है, एक कॉइन को एक बार उछालने से एक ही ऐसा केस बनता है जो मेरे फेवर में होगा, दूसरा तो हेड के लिए तो हेड मिलना फेवरेबल नहीं है, टेल का मिलना फेवरेबल है। तो एक ही ऐसा पॉसिबिलिटी है इन 2 पॉसिबिलिटीज में से जो मेरे लिए यहाँ पे फेवरेबल होगा, तो उसका नंबर मैं न्यूमरेटर में लिखूंगा उस फेवरेबल केसेस का, है ना, नंबर मैं न्यूमरेटर में लिखता हूं, तो 1/2। तो गेटिंग अ टेल का प्रोबेबिलिटी भी यहाँ पे 1/2 ही होगा। ठीक है, अच्छा और कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि आपको ये डेफिनेशन जो है और ज्यादा क्लियर हो जाए। सपोज, है ना, मैं बोलता हूं रोलिंग अ डाई
वंस, है ना। मैं एक बार डाई को रोल कर रहा हूँ। डाई मतलब आप जो लूडो खेलते हो ना, लूडो वगैरह आप खेलते हो, तो उसमें क्या होता है, हमारे पास एक डाई होता है जिसे हम रोल करते हैं ना, जिसमें नंबर्स होते हैं 1 से लेके 6 तक, जिसमें नंबर्स होते हैं, तो वो होता है हमारा डाई। अब देखिए, जब आप एक डाई को रोल कर रहे हो तो या तो आपको 1 मिल सकता है, या तो 2, या तो 3, या तो 4, या तो 5, या तो 6। यही सारे आउटकम्स आपको मिल सकते हैं अगर आप डाई को रोल करो। या तो 1 मिलेगा, या तो 2 मिलेगा, या तो 3, या तो 4, या तो 5, या तो 6। इसको छोड़ के कोई 7वां आउटकम तो पॉसिबल नहीं है ना। जब आपने एक डाई को रोल किया तो यही 6 आउटकम्स पॉसिबल थे आपके, है ना। इनमें से कोई भी एक मिलता, अगर आप एक बार रोल कर रहे हो डाई को, तो इनमें से कोई भी एक आउटकम आपको मिल सकता था। आपको नहीं पता क्या मिलता, पर इन्हीं में से मिलता। इसको छोड़ के कोई 7वां आउटकम आपको नहीं मिल जाता। तो ये है हमारे टोटल केसेस, है ना। अच्छा, अगर मैं यहां पे पूछता हूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 ऑन रोलिंग और डाई, है ना, आपने जब एक डाई को रोल किया तो 2 मिल जाए, इसके क्या चांसेस है, या फिर 2 मिल जाए इसके क्या प्रोबेबिलिटी है। तो आप देखिए, अगेन डिनोमिनेटर में हम क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ टोटल केसेस। यहां पर भी हम डेफिनेशन ही यूज कर रहे हैं सॉल्व करने के लिए, प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए, है ना। तो नंबर ऑफ टोटल केसेस मैं डिनोमिनेटर में लिखूंगा। तो आप बोलिएगा कि भाई मेरा एक्सपेरिमेंट क्या है, मेरा एक्सपेरिमेंट तो रोलिंग अ डाई है ना। मैं एक डाई को एक बार रोल कर रहा हूं, ये मेरा एक्सपेरिमेंट है। तो इस एक्सपेरिमेंट को करने से 6 आउटकम्स पॉसिबल थे, है ना, 6 आउटकम्स पॉसिबल थे। तो इसका नंबर, है ना, कि 6 आउटकम्स पॉसिबल थे, मैं इनको गिन सकता हूं ना, 1 2 3 4 5 एंड 6। 6 आउटकम्स पॉसिबल थे, तो मैं उनका नंबर डिनोमिनेटर में लिखता हूं कि टोटल पॉसिबिलिटीज ऑन रोलिंग अ डाई, तो यही होगा। तो टोटल केसेस यही होंगे। एंड इन टोटल केसेस में फेवरेबल कितने होंगे, देखिए, इन टोटल 6 केसेस में मेरे लिए फेवरेबल होंगे कितने केसेस। तो मुझे देखना है कि मुझे किस चीज का प्रोबेबिलिटी निकालना है, मुझे निकालना है गेटिंग 2, मुझे इसका प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो गेटिंग 2 के लिए कितने फेवरेबल केसेस हैं इन 6 केसेस में से, है ना। तो देखिए, इन 6 केसेस में से बस एक ही ऐसा केस है जो फेवरेबल होगा 2 के लिए, कि मुझे 2 मिल जाए। मैंने डाई को रोल किया एंड मुझे 2 मिल जाए, एक ही ऐसा चांस होगा, एक ही ऐसा केस होगा। क्योंकि बाकी जो है वो क्या है, वो 1 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। 2 तो और कहीं नहीं है ना। बाकी नंबर्स क्या है, बाकी 1 है, 3 है, 4 है, 5 है एंड 6 है। 2 को अगर आप छोड़ दो तो बाकी कहीं पे भी आपको 2 नहीं मिल सकता। तो फेवरेबल जो केसेस होंगे, इस 6 केसेस में ओनली 1, एक ही ऐसा केस है जो फेवरेबल होगा। तो मैं इसका नंबर लिखूंगा, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, दैट इज 1, है ना, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस। तो इन टोटल केसेस में, इन टोटल 6 केसेस में एक ही ऐसा केस था जो फेवरेबल था ना, गेटिंग अ 2, उसके लिए फेवरेबल था। तो देखिए, इसमें क्या होता है ना, कई बार गड़बड़ी कर देते हो आप लोग। क्या होता है कि 1 के जगह पे आप क्या लिख देते हो, आप यहां पे 2 लिख देते हो। 2 इसलिए आप लिख देते हो क्योंकि भाई 2 का मिलना मेरे लिए फेवरेबल था, तो आपने देखा चलो 2 है तो हमने 2 को लिख दिया। ऐसे नहीं होगा, देखो इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा, है ना। 2 लिखने का मतलब क्या है कि भाई 2 ऐसे केसेस थे इस 6 केसेस में, है ना। इन 6 केसेस में 2 ऐसे केसेस थे जहां पे मुझे 2 मिलेगा। पर एक्चुअल में ऐसा है क्या, है ना। देखो, क्या 2 मुझे 2 बार मिल रहा है इस डाई में, कहीं भी नहीं मिल सकता, क्योंकि देखो बाकी नंबर्स 1 3 4 5 एंड 6 है, 2 और कहीं नहीं है। तो एक ही ऐसा चांस है कि मुझे 2 मिलता। तो ध्यान रहे कि भाई मैं नंबर लिखता हूं हमेशा। फेवरेबल केसेस कितने हैं उसका नंबर लिखता हूं, टोटल केसेस कितने हैं उसका मैं, है ना, नंबर लिखता हूं। जैसे कि बेसिक डेफिनेशन में लिखा गया, है ना, फॉर्मूले में जो लिखा गया, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन नंबर ऑफ टोटल केसेस। हम कभी भी फेवरेबल केस मेरा क्या था उसको नहीं लिखता न्यूमरेटर में, या फिर टोटल केसेस मेरे क्या क्या थे उसको मैं नहीं लिखता कभी भी डिनोमिनेटर में। मैं हमेशा फेवरेबल केसेस कह लो या टोटल केसेस कह लो, इनका हमेशा मैं नंबर लिखता हूं न्यूमरेटर में एंड डिनोमिनेटर में रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो ये बातों का ध्यान रहे, है ना, कि ऐसी छोटी छोटी चीजों में आप गलती ना कर दो। अच्छा, अब इसमें देखिए, थोड़ा एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको थोड़ा और क्लियर हो डेफिनेशन।
सपोज मैं बोलता, सेम एक्सपेरिमेंट ले लेते हैं कि भाई रोलिंग अ डाई वंस, है ना, मैं बोलता प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर ऑन रोलिंग अ डाई, है ना, आप एक डाई को रोल कर रहे हो तो इवन नंबर मिल जाए, इसके क्या चांसेस है। तो देखिए अगेन आपका यहाँ पे एक्सपेरिमेंट क्या है, रोलिंग अ डाई। तो इस एक्सपेरिमेंट को करने से कितने आउटकम्स पॉसिबल थे, तो हमने अभी अभी देखा था कि भाई ऐसे 6 आउटकम्स पॉसिबल थे। अगर मैं एक डाई को एक बार रोल कर रहा हूं तो मैं उनका नंबर लिखूंगा कि भाई 6 ऐसे पॉसिबल आउटकम्स थे अगर मैं एक डाई को रोल करता तो मैंने उसका नंबर लिख दिया डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर में नंबर ऑफ टोटल केसेस में लिखता हूं तो वो मैंने लिख दिया। अब देखिए इन 6 केसेस में से, है ना, ये जो मेरे 6 केसेस है, इन 6 केसेस में कितने ऐसे केसेस हैं जो फेवरेबल हैं। एंड अगेन देखिए मैं फेवरेबल जब बोल रहा हूं तो मैं किसका फेवरेबल निकालूंगा, तो जिसका मुझे प्रोबेबिलिटी निकालना है मैं उसका फेवरेबल देखूंगा। तो गेटिंग एन इवन नंबर का मुझे प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो इसका फेवरेबल कितना सारा केसेस है इस टोटल केसेस में, मैं ये देखूंगा। तो देखिए इवन नंबर मिल जाए ऐसे कितने केसेस हैं इस टोटल केसेस में कि मुझे इवन नंबर मिल रहा है जहां जहां। तो देखिए एक तो 2 हो गया जहां पे मुझे इवन मिल रहा है। अच्छा एक देखिए 4 भी है जहां पे मुझे इवन मिल रहा है, और एक क्या है 6 भी है जहां मुझे इवन नंबर मिल रहा है इस टोटल 6 केसेस में। तो आप बोलिएगा कि 1 2 3 ऐसे 3 केसेस हैं जो फेवरेबल है यहां पे, है ना, ऐसे 3 केसेस होंगे जो इन 6 केसेस में फेवरेबल होंगे, है ना। फेवरेबल किसके रिस्पेक्ट में, इवन नंबर मिलने के रिस्पेक्ट में फेवरेबल है, मतलब जिसका मैं प्रोबेबिलिटी निकालना चाह रहा हूं उसके रिस्पेक्ट में फेवरेबल। यहां पे 3 ही केसेस हैं इन टोटल 6 केसेस में से, ठीक है। तो 3/6 मुझे मिलेगा एंड मैं इसको अगर रिड्यूस करता हूं तो 3 1 3 2 ये मुझे 1/2 ही मिल जाएगा रिड्यूस करने से। पर हाँ इंपॉर्टेंट ये था कि आप समझो कि 3/6 मैं कैसे लिख रहा हूं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया कि डेफिनेशन क्या है प्रोबेबिलिटी का, है ना। एंड इस पे और भी क्वेश्चंस तो होंगे, पर हाँ एक आइडिया आपको मिल जाए ताकि, है ना, हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सके कि भाई प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन क्या होता है एंड हम जो फॉर्मूला लिखते हैं, जो चीजों को हम लोग फेवरेबल टोटल जो चीजें हम लोग लिखते हैं फॉर्मूले में, वो हम लोग कैसे लिखते हैं, उसका मतलब क्या है। आई होप आपको समझ में आ रहा है ना। हम एडिशन थ्योरम पढ़ते हैं इस चैप्टर में, है ना। अच्छा मैं इस एडिशन थ्योरम को अभी आपको फॉर 2 इवेंट्स ही बता रहा हूं, है ना, एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ आवर क्वेश्चन, ठीक है। तो एडिशन थ्योरम क्या है 2 इवेंट्स के लिए, तो फॉर 2 इवेंट्स मैं मेंशन भी कर दूं ए एंड बी। देखिए क्या है, मैं इवेंट्स को हमेशा कैपिटल लेटर्स से ही डिनोट करता हूं। अब देखिए तो 2 इवेंट्स के लिए एडिशन थ्योरम क्या होगा, तो मैं इसको ऐसे डिनोट करूंगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, है ना। ये जो सिंबल यू जैसा है इसको हम लोग यूनियन पढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा यूनियन को हम लोग कई बार, है ना, और भी कहते हैं इस चैप्टर में, ये आपको पता हो कि यूनियन को हम लोग और भी कहते हैं। अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का क्या फॉर्मूला दिया गया, या फिर एडिशन थ्योरम क्या है, तो एडिशन थ्योरम बोल लो या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला बोलो, तो दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, है ना। ये जो सिंबल है जिसको हम लोग रिवर्स करके, है ना, यू का रिवर्स उल्टा करके लिखते हैं, दिस इज इंटरसेक्शन, है ना। एंड इंटरसेक्शन को इस चैप्टर में हम कई बार ना एंड से भी बोलते हैं, है ना। तो दिस इज द एडिशन थ्योरम। तो इस थ्योरम का हमें यहाँ पे काम पड़ेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो आपको पता हो कि ये फॉर्मूला क्या है ना, कैसे यूज करेंगे वो तो मैं आपको बताऊंगा। अच्छा मोर ओवर देखिए क्या बातें हैं कि मैंने यहाँ पे 2 वर्ड्स बोला, और वर्ड बोला एंड वर्ड बोला। तो और वर्ड का इस चैप्टर में क्या मीनिंग होगा, ठीक है।
इस बात को समझते हैं, उसके बाद समझेंगे कि एंड वर्ड का क्या मीनिंग होगा। तो देखिए और वर्ड का जो मीनिंग है इस चैप्टर में, अगर मैं पर्टिकुलरली इस क्वेश्चन के हिसाब से समझाऊं तो देखिए क्या है कि और का मतलब होगा कि मैं तो एक कार्ड ड्रॉ कर रहा हूं, है ना, फ्रॉम अ पैक ऑफ कार्ड्स। तो देखिए और वो क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग किंग और क्वीन, ऐसे बोल रहा है। तो और का मीनिंग होगा कि या तो मुझे किंग मिल जाए वो एक कार्ड जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं, या तो मुझे क्वीन मिल जाए वो एक कार्ड जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं, या फिर मुझे दोनों भी मिल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। मुझे किंग भी मिल जाए एंड मुझे क्वीन भी मिल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। क्यों दिक्कत नहीं है भाई? क्योंकि देखिए मेरा मीनिंग तो सेटिस्फाई हो रहा है ना कि भाई मुझे किंग चाहिए था या तो क्वीन चाहिए था, तो मुझे दोनों ही अगर मिल जा रहा है तो मेरा जो रिक्वायरमेंट था वो तो पूरा हो ही रहा है। पर अगर मैं देखूं, अगर ध्यान से अगर मैं बोलूं, अगर मैं ऑब्जर्व करूं थोड़ा, तो मुझे किंग एंड क्वीन, ये जो तीसरा वाला जो केस है, ये तो मुझे मिलेगा ही नहीं, यहाँ पे मिल ही नहीं सकता। क्यों नहीं मिल सकता? क्योंकि देखिए मैं एक ही कार्ड ड्रॉ कर रहा हूं, है ना, और वो एक कार्ड या तो किंग हो सकता है या तो क्वीन हो सकता है। किंग एंड क्वीन दोनों कैसे हो सकता है? ऐसा कोई कार्ड होता ही नहीं है जो किंग भी है क्वीन भी है ना। तो एक ही कार्ड आपका या तो किंग होगा या तो क्वीन होगा, दोनों एक साथ कैसे हो जाएगा? दिस इज नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पे ये पॉसिबल तो नहीं होगा। हाँ, पर या तो एक किंग मिल जाए या तो एक क्वीन मिल जाए, ये तो पॉसिबल होगा, ठीक है। पर ये थर्ड वाला पॉसिबल नहीं होगा। पर इन जनरल अगर मैं बोलूं इस चैप्टर में और का मीनिंग में हम लोग ये तीनों कंडीशंस को कंसिडर करते हैं। और यहाँ पे जो हमारे पास ये जो वर्ड है एंड, इसका क्या मीनिंग है? तो देखिए अगर मैं दो इवेंट्स के रेस्पेक्ट में बातें करूं, है ना, कि अगर मैं थोड़ा देर के लिए ऐसा समझूं कि मैं किंग, है ना, अभी आप क्वेश्चन को भूल जाओ एंड मैं नॉर्मली खाली आपसे खाली इतना पोर्शन के लिए बोल रहा हूं, ठीक है। मैं कितने कार्ड्स ड्रॉ कर रहा हूं ये आप भूल जाओ, मैं बस नॉर्मली बोल रहा हूं कि मुझे किंग चाहिए एंड क्वीन चाहिए। सिर्फ इतना आप समझो कि एंड वर्ड का बस मैं आपको मीनिंग समझा दूं, इसलिए पूरे क्वेश्चन को भूल जाओ कि मैं कितने कार्ड्स वगैरह ड्रॉ कर रहा हूं, बस एंड का मीनिंग समझने के लिए, है ना। तो किंग एंड क्वीन चाहिए अगर मैं ऐसे बोलता हूं, तो इसका मतलब ये होगा कि सिर्फ अगर किंग मिल जाए तो काम नहीं चलेगा, या फिर सिर्फ अगर क्वीन मिल जाए तो भी काम नहीं चलेगा। मुझे किंग एंड क्वीन दोनों ही मिलने चाहिए तो ही मेरा काम चलेगा। मतलब मुझे ये दोनों इकट्ठे चाहिए तो ही मेरा काम चलेगा, नहीं तो मेरा काम नहीं चलेगा। तो ये बातें आपको पता हो कि कंपल्सरीली ये दोनों मिले, कंपल्सरीली बोथ, अगर दो चीजों के रेस्पेक्ट में बातें हो रही है तो दोनों मिले, है ना। एंड और का तो हमने मीनिंग समझ ही लिया, ठीक है। तो ये बातें हैं इस चैप्टर में जो आपको पता रहे। मोर ओवर अब देखिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, आपको इसका भी नॉलेज हो कि भाई म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या है। अगेन मैं यहाँ पे दो इवेंट्स के रिस्पेक्ट में ही बातों को कर रहा हूं, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से ही मैं यहाँ पे समझा रहा हूं आपको, है ना। तो फॉर टू इवेंट्स ए एंड बी, मैं इवेंट्स का नाम ले रहा हूं ए एंड बी, ठीक है। तो ए एंड बी के लिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स का मतलब क्या होगा? तो देखिए अगर मैं एक कार्ड ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है, यहां पे वही सिचुएशन है कि मैं एक कार्ड ड्रॉ कर रहा हूं, तो वो कार्ड या तो मेरे को किंग ही मिलेगा या तो मेरे को क्वीन ही मिलेगा, है ना। तो कहने का मतलब है कि अगर मुझे किंग मिल जाता है तो मुझे क्वीन नहीं मिल पाएगा, या फिर अगर मुझे क्वीन मिल जाता है तो मुझे किंग नहीं मिल पाएगा। तो देखिए कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स ये बोलता है कि भाई ऐसे इवेंट्स जो एक साथ कभी नहीं आ सकते, जो एक साथ कभी अकर ही नहीं कर सकते। जैसे और एग्जांपल्स आप ले सकते हो, जैसे आप एक कॉइन को टॉस कर रहे हो, ठीक है, तो
एक टॉस अगर आप कर रहे हो तो या तो आपको हेड मिलेगा या तो आपको टेल मिलेगा, दोनों एक साथ नहीं मिल सकते आपको, है ना। मतलब अगर हेड मिल जाए तो वो टेल को आने ही नहीं देगा, या फिर अगर टेल मिल जाए तो वो हेड को आने ही नहीं देगा। तो ऐसे इवेंट्स जहां पे एक के आने से दूसरे के आने के चांसेस खत्म हो जाते हैं, काइंड ऑफ ये एक आ गया तो दूसरे के चांस को चेक कर देता है, तो ऐसे इवेंट्स को हम लोग क्या कहते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। तो यहाँ पे जो सिचुएशन है वैसे ही बन रहा है कि भाई मैं एक ही कार्ड ड्रॉ कर रहा हूं, है ना, फ्रॉम अ पैक ऑफ कार्ड्स, तो या तो वो मुझे किंग मिल जाए या तो वो मुझे क्वीन मिल जाए। ऐसा नहीं हो सकता कि भाई मुझे वो किंग भी मिल रहा है क्वीन भी मिल रहा है, ये पॉसिबल नहीं है ना। तो किंग मिलने पे क्वीन को आने नहीं देगा, क्वीन मिलने पे किंग को आने नहीं देगा, देयरफॉर यहाँ पे जो सिचुएशन बनेगा वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का बनेगा। एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के लिए अगर मैं बोल रहा हूं कि ए एंड बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है हमारे, तो इसका जो प्रोबेबिलिटी होगा, है ना, इन दोनों इवेंट्स के इंटरसेक्शन का जो प्रोबेबिलिटी होगा ये आपको 0 मिलेगा, क्योंकि ये दोनों देखिए कभी भी एक साथ नहीं आ सकते, है ना। इसका मतलब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, है ना, कभी एक साथ नहीं आ सकते। तो इसको हम लोग मैथमेटिकली कैसे डिनोट करेंगे कि भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स इज 0, मतलब कुछ नहीं मिलेगा इनके बीच का इंटरसेक्शन आपको, है ना, ये बातें आपको पता हो। अब देखिए क्या है, हम लोग है ना, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू कर सकते हैं ना। हमने सफिशिएंट नॉलेज ले लिया है चीजों का, और जो जो चीजों का जरूरत पड़ेगा मैं आपको ड्यूरिंग जब मैं सॉल्व करूंगा, है ना, ड्यूरिंग द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन मैं आपको बताते हुए चलूंगा। बाकी हमने बेसिक बातों को तो समझ ही लिया है, तो हम लोग सॉल्व करना शुरू कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे वो बोल रहा है कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ कार्ड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग किंग एंड क्वीन। तो देखिए वो मेरे से बोल रहा है यहाँ पे किंग और क्वीन, है ना, मैंने क्वेश्चन को चेंज किया था बीच में समझाने के लिए आपको, तो अब मैं वापस से ओरिजिनल क्वेश्चन, है ना, किंग और क्वीन है, ये मैं लिख ले रहा हूं। अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग किंग और क्वीन, तो वो मुझसे पूछ रहा है कि किंग मिल जाए या तो क्वीन मिल जाए, इसका प्रोबेबिलिटी आप बताओ। तो जैसे कि हमने समझा था इस और वर्ड को, है ना, हम यूनियन भी लिखते हैं, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं किंग यूनियन क्वीन, है ना। अब देखिए क्या है कि मैं इस क्वेश्चन को प्रॉपर तो लैंग्वेज में नहीं लिख रहा था, तो चलिए लिख देते हैं प्रॉपर, है ना, इवेंट्स वगैरह डिफाइन करके लिखते हैं, ताकि, है ना, आप स्टार्टिंग से ही प्रॉपर इसका सोल्यूशन को सीखो। तो क्या करते हैं, है ना, ऐसे हैफजर्डली नहीं लिखते, है ना, अच्छे से प्रेजेंटेबल मैनर में लिखते हैं इसको। देखिए तो हम इवेंट्स डिफाइन करते हैं सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन में। तो लेट, मैं इवेंट्स को हमेशा कैपिटल लेटर्स में डिनोट करूंगा, तो मैं यहाँ पे दो इवेंट्स, ए इवेंट एंड इवेंट बी, दो इवेंट्स में डिनोट करूंगा। दो इवेंट्स क्यों, क्योंकि देखिए मैं कार्ड तो चलो एक ही ड्रॉ कर रहा हूं, पर क्या है ना कि वो कार्ड किंग भी हो सकता है एंड क्वीन भी हो सकता है, एंड और भी पॉसिबिलिटीज थे जो हो सकते हैं, पर पर्टिकुलरली इस क्वेश्चन में क्या है कि मुझे किंग और क्वीन के लिए वो पूछ रहा है ना। तो अगर वो इसके लिए पूछ रहा है तो मैं इसके रेस्पेक्ट में यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूं इवेंट्स को। तो देखिए मैं ए में लिख दूंगा ड्रॉइंग अ किंग, एंड मैं बी में लिख दूंगा ड्रॉइंग अ क्वीन, ठीक है। अब देखिए तो मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ किंग और ड्रॉइंग अ क्वीन। अब देखिए क्या बातें हैं कि भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ किंग को, है ना, ड्रॉइंग अ किंग को मैंने कैपिटल ए से डिनोट किया हुआ है, तो मैं ड्रॉइंग अ किंग के जगह पे, है ना, कैपिटल ए लिख दूं तो चलेगा। अच्छा अब इस और वर्ड को मैंने अभी अभी समझा कि भाई और वर्ड को मैं यूनियन लिख सकता हूं, तो मैं यूनियन लिख दूंगा उसके जगह, है ना। अच्छा ड्रॉइंग अ क्वीन, तो ड्रॉइंग अ क्वीन को मैंने बी, कैपिटल बी से डिनोट किया, तो मैं इसको बी लिख सकता हूं, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। अच्छा हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी अभी अभी समझा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी मतलब एडिशन थ्योरम में इसके फॉर्मूले को हमने देखा
कि क्या है कि भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब देखिए, मुझे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ किंग और ड्रॉइंग अ क्वीन ये निकालना था, तो मैंने समझा था कि भाई इसको मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी लिख सकता हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का ये फॉर्मूला होता है। तो अगर मैं इसको सॉल्व कर लूँ ना, तो मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ किंग और ड्रॉइंग अ क्वीन का आंसर दे पाऊंगा। तो मुझे इसको सॉल्व करने के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए चाहिए होगा, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी चाहिए होगा, एंड मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी भी चाहिए होगा। तो मैं देखता हूं कि क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगा, तो देखिए ए क्या है हमारा, यहाँ पे ए है हमारा ड्रॉइंग अ किंग। तो मैं किसका प्रोबेबिलिटी निकालना चाह रहा हूं, मैं प्रोबेबिलिटी ए का निकालना चाह रहा हूं, यानी कि ए मतलब मैं प्रोबेबिलिटी निकालना चाह रहा हूं ड्रॉइंग अ किंग का, है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ किंग क्या होगा, तो देखिए मैंने नॉलेज ऑफ कार्ड्स जब दिया आपको, तो क्या है कि मैंने वहां पे बताया था कि नंबर ऑफ किंग्स जो होंगे हमारे पास कार्ड्स में, नंबर ऑफ किंग्स हमारे पास 4 होंगे, है ना। एंड मैंने नंबर ऑफ क्वींस का भी आपको बताया था, ये भी हमारे पास 4 होंगे। 4 किस में मैं बोल रहा हूं, देखिए 4 में टोटल 52 कार्ड्स में बोल रहा हूं, है ना। अगर मेरे पास 52 कार्ड्स हैं टोटल, तो मैं उसमें बोल रहा हूं 4 किंग्स एंड 4 क्वींस। अब ये मैं 52 कार्ड्स ही क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि देखिए उसने बोला पैक ऑफ कार्ड्स। अब पैक ऑफ कार्ड्स उसने मेंशन तो नहीं किया कि भाई स्टैंडर्ड है या क्या है, तो मैं 54 कार्ड्स को कंसिडर करूं या फिर 52 कार्ड्स को कंसिडर करूं। तो देखिए जब भी कुछ मेंशन नहीं होना क्वेश्चन में, तो आप हमेशा स्टैंडर्ड पैक दैट इज 52 कार्ड्स को ही कंसिडर कीजिएगा। एंड 52 कार्ड्स में मेरे पास है ना 4 किंग्स होते हैं एंड 4 क्वींस होते हैं, ठीक है। देखिए अगर मैं आपसे बोलता हूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ किंग, तो मैं इस किंग को कहां से ड्रॉ करना चाह रहा हूं, है ना। मैं किंग को कहां से ड्रॉ करना चाह रहा हूं, तो देखिए मैं इस किंग को आउट ऑफ 52 कार्ड्स से ड्रॉ करना चाह रहा हूं कि भाई मेरे पास एक स्टैंडर्ड पैक है जिसमें मेरे पास 52 कार्ड्स है। अब इस 52 कार्ड्स में मेरे लिए फेवरेबल क्या क्या होंगे, मेरे लिए फेवरेबल यानी कि मैं जो इवेंट निकालना चाह रहा हूं उसके लिए फेवरेबल क्या है। तो इवेंट क्या है हमारा, ड्रॉइंग अ किंग। तो किंग मिल जाए इसके चांसेस क्या, इसके फेवर में कितने केसेस होंगे इस 52 केसेस में, है ना। 52 टोटल कार्ड्स बोल लो, केसेस बोल लो, जो भी बोल लो, ये 52 कार्ड्स में मेरे पास ऐसे कितने कार्ड्स होंगे जो किंग होंगे, मतलब किंग के लिए फेवरेबल कितने होंगे। तो आप बोलिएगा कि भाई मेरे पास टोटल 4 ऐसे कार्ड्स होंगे या केसेस होंगे जो फेवरेबल होंगे इन 52 कार्ड्स में से, है ना। फेवरेबल क्यों, क्योंकि वो किंग है एंड मैं उसी का चांस निकालना चाह रहा हूं, है ना। तो ये मेरे फेवरेबल केसेस, एंड ये मेरे टोटल केसेस, ठीक है, जो कि प्रोबेबिलिटी का आपने फॉर्मूला भी पढ़ा, है ना। यही फॉर्मूला होता है फेवरेबल अपॉन टोटल। अच्छा अब देखिए इसमें एक देखने वाली बात है कि जब मैं 4 लिख रहा हूं, है ना, यानी कि मैं नंबर लिख रहा हूं, किसका नंबर लिख रहा हूं कि भाई मुझे तो एक ही कार्ड मैंने ड्रॉ किया, है ना। मैंने इवेंट भी वैसे ही डिफाइन किया, देखिए ड्रॉइंग अ किंग। अ किंग मतलब एक ही किंग चाहिए मुझे, एक से ज्यादा किंग्स नहीं चाहिए मुझे। तो मैं यहाँ पे 4 लिख रहा हूं। तो बहुत कोई कंफ्यूज होते हैं यहाँ पे कि भाई है ना, कंफ्यूजन होता है उनको कि 4 मैं लिख रहा हूं, मैं एक किंग ड्रॉ कर रहा हूं, कैसे ऐसा पॉसिबल है। देखिए मैं यहाँ पे नंबर, अगर आप फॉर्मूला देखिएगा प्रोबेबिलिटी का, तो मैंने वहां पे क्या बोला, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस। मेरे लिए फेवरेबल केसेस कितने होंगे यहाँ पे, मैं अगर निकालना चाह रहा हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ किंग, तो एक किंग आ जाए, इसके लिए फेवरेबल केसेस है मेरे पास 4 नंबर। मैं उसका काउंट लिखूंगा क्योंकि मेरे पास 4 ही किंग्स होंगे, 52 कार्ड्स में मेरे पास 4 ही किंग्स होंगे, तो ये चारों मेरे लिए फेवरेबल है। तो इसका नंबर क्या हो गया, 4, तो मैं 4 लिखूंगा, है ना। एंड टोटल केसेस यानी कि नंबर ऑफ टोटल केसेस, तो अगर मैं एक कार्ड ड्रॉ करता हूं तो 52 ऐसे कार्ड्स हैं जिनका चांस बनता है कि वो मेरे हाथ में आए, है ना। 52 में से हर एक कार्ड का चांस बनता है कि वो मेरे हाथ में आ सकता है ना। तो ये 52 मतलब टोटल नंबर ऑफ केसेस
जो अकर हो सकता है ना, और ये 4 उनमें से वो केसेस हो गए जो मेरे लिए फेवरेबल हैं इस इवेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो जब भी मैं इस तरीके से नंबर्स वगैरह लिखता हूं तो ध्यान रहे आपको कि मैं एक ड्राइंग का बात कर रहा हूं, मतलब ड्राइंग ऑफ वन थिंग, ऑलवेज वन थिंग, है ना। या तो मैं बॉल्स ड्रॉ करूं, है ना, बॉल में अगर मैं एक बॉल निकाल रहा हूं तो ऑलवेज आई विल राइट इन टर्म्स ऑफ नंबर, है ना। इस तरीके से कुछ भी मैं नंबर्स में ही लिखूंगा जब मैं एक ड्राइंग करता हूं, किसी भी चीज का एक ड्राइंग, बी इट कार्ड्स, है ना, बी इट बॉल्स, है ना, बी इट एनीथिंग, मैं हमेशा नंबर्स में जब लिखता हूं तो मैं एक ही चीज ड्रॉ कर रहा हूं, ओनली वन थिंग आई एम ड्रॉइंग, है ना। यहां पर भी देखिए मैं एक ही चीज ड्रॉ कर रहा हूं, मैं एक किंग ड्रॉ करना चाहता हूं, एक किंग के लिए मेरे पास 4 फेवरेबल केसेस आउट ऑफ 52 टोटल केसेस, है ना। एंड लाइकवाइज अगर मैं बोलूं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ क्वीन, अब मैं अ क्वीन बोल रहा हूं मतलब मैं एक क्वीन ड्रॉ कर रहा हूं, पर मैं उन सारे चांसेस को लिखूंगा जहां पे मुझे क्वीन मिल सकता है। किस में लिखूंगा तो ध्यान रहे, फिर से मैं कहां से ड्रॉ कर रहा हूं, मैं पैक ऑफ कार्ड्स से ड्रॉ कर रहा हूं। पैक ऑफ कार्ड्स यानी कि 52 कार्ड्स होंगे मेरे पास, इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन मैं स्टैंडर्ड पैक मानूंगा, तो 52 कार्ड्स होंगे मेरे पास। इस 52 में मेरे पास 4 ही क्वींस होंगे, है ना, मैंने ये बातों को डिस्कस किया है, मेरे पास 4 ही क्वींस होंगे। अब ये जो 4 क्वींस है ये मेरे लिए फेवरेबल है, तो मैं इसको लिख दूंगा 4, उनका नंबर जो मेरे लिए फेवरेबल है उसका नंबर, तो 4 वो नंबर है। अच्छा, 4 लिखने का मतलब अगेन मैं एक ही क्वीन का बात कर रहा हूं, मैं 4 क्वींस का बात यहाँ पे नहीं कर रहा, है ना, कि ऐसे नहीं बोल रहा हूं कि मैं 4 क्वींस ड्रॉ कर ले रहा हूं, ऐसे नहीं बोल रहा हूं, मैं एक ही क्वीन ड्रॉ कर रहा हूं, बस मैं फेवर में मेरे लिए कितने हैं मैं उसका खाली नंबर लिखता हूं हमेशा। ठीक है, तो दिस इज वन ड्रॉइंग ओनली, वन ड्रॉइंग। ठीक है, तो अगेन ये फेवरेबल, ये टोटल फॉर्मूला वही लग रहा है प्रोबेबिलिटी का। अच्छा, नेक्स्ट जो चीज है मेरे पास यहाँ पे, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो जैसे कि हमने समझा था कि एक ही कार्ड हम ड्रॉ कर रहे हैं, एक कार्ड या तो किंग होगा या तो क्वीन होगा, दोनों एक साथ नहीं हो सकता, मतलब दोनों यहाँ पे क्या है, मुझे एक किंग मिल जाए एंड एक क्वीन मिल जाए ना, इस ये जो सिंबल है ये हमारा इंटरसेक्शन होता है, जैसे कि हमने समझा है। ठीक है, ये जो सिंबल है ये हमारा इंटरसेक्शन होता है, तो इंटरसेक्शन को हम लोग एंड से भी डिनोट करते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या निकालना चाह रहा हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ किंग, ए है मतलब ड्रॉइंग अ किंग, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ किंग, इसको हम लोग पढ़ेंगे एंड ड्रॉइंग अ क्वीन, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ किंग एंड ड्रॉइंग अ क्वीन। तो अब देखिए क्या है कि यहां पे ये पॉसिबल ही नहीं है, ये म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट्स है, क्योंकि एक ही कार्ड या तो किंग हो सकता है या तो क्वीन हो सकता है, दोनों एक साथ नहीं हो सकता। अगर किंग हो जाएगा तो वो क्वीन को नहीं आने देगा, अगर क्वीन हो जाएगा तो वो किंग को नहीं आने देगा, इन बातों को हमने समझा है। तो ये जो इवेंट है ए एंड बी, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो जाएंगे, तो मैं क्या बोलूंगा, इसका जो प्रोबेबिलिटी है इनके इंटरसेक्शन का, इन इवेंट्स के इंटरसेक्शन का, वो 0 होगा। ठीक है, बिकॉज इट इज, है ना, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, है ना, बिकॉज ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ठीक है, अब देखिए मैंने प्रोबेबिलिटी ए, प्रोबेबिलिटी बी एंड प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी अगर कैलकुलेट कर लिया तो मैं बस इस फॉर्मूले में डालूंगा। देखिए प्रोबेबिलिटी ए मुझे 4/52 मिलेगा, प्रोबेबिलिटी बी मुझे अगेन 4/52 मिलेगा, एंड प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी ये तो 0 है सिंस म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। अब 0 आप लिखो चाहे ना लिखो कोई फर्क तो नहीं पड़ता, तो 4/52 प्लस 4/52 ऐसे लिख लेते हैं। अच्छा, इसके बाद देखिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो मैं, है ना, कॉमन डिनोमिनेटर में इसको लिख सकता हूं, है ना। जैसे कि अगर ऐसे होता है हमारे पास a/d प्लस b/d, ऐसे जब होता है, मतलब जब डिनोमिनेटर सेम रहता है, तो मैं इन दोनों को अलग अलग ना लिख के एक सिंगल कॉमन डिनोमिनेटर में लिख सकता हूं, जैसे मैं एक बार d लिखूंगा एंड मैं ऊपर में a प्लस b ऐसे करके, है ना, लिख सकता हूं चीजों को। तो मैं सेम चीज यहां पर भी करूंगा कि भाई जब डिनोमिनेटर सेम है ना, तो मैं एक बार लिख लूंगा डिनोमिनेटर को एंड न्यूमरेटर को मैं एक साथ ही इस तरीके से लिख दूंगा 4+4 करके, विद अ कॉमन डिनोमिनेटर 52। तो ये क्या आएगा, 4+4 दिस इज 8/52।
अब बस मुझे इन्हें कैंसिल करना है, सिंप्लीफाई करना है, एंड ये सॉल्व होके मुझे आंसर मिल जाएगा। तो देखिए 4 से कैंसिल कर लेते हैं, तो 4 2 ज़ा 8, यहाँ पे 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, सो दिस इज नथिंग बट 2/13। ये मुझे आंसर मिल गया इस क्वेश्चन का, है ना, कि अगर एक कार्ड ड्रॉ हो रहा है तो क्या चांसेस है कि वो किंग हो जाए या तो क्वीन हो जाए। ठीक है, आई होप आप समझ रहे हो। और इसके बाद हम क्या करेंगे कि और कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है,